गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो लास्ट डे हम लोग एडेप्टेशन पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले एडेप्टेशन में हम लोगों ने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और इस फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के तहत हमने बतलाया था कि जब हाई एल्टीट्यूड पर ह्यूमन बीइंग पहुंचते हैं तो उसको एल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है, मीन्स नॉजिया, फैटिग और हार्ट पल्पिटेशन होता है। इसके बाद थोड़ी समय के बाद बॉडी क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी जो ऑक्सीजन से होती है उसको डिक्रीज कर देता है। इस तीन तरीका के द्वारा वो होम्योस्टेसिस स्टेब्लिश कर लेता है, यानी बॉडी का इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन कर लेता है और हम थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल फील करने लगते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल एडेप्टेशंस। हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अबव टेम्परेचर हो जाता है तो काफ़ी अनईजी फील करते हैं। 50 डिग्री के आसपास हो जाता है तो देखते हैं लू लग जाता है और लोग मर जाते हैं। लेकिन ये आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, आप पढ़ ही चुके हैं। तो आर्की बैक्टीरिया ये एंशिएंट टाइप का बैक्टीरिया है और इसमें क्षमता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अबव या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सरवाइव करने की। उसी तरह से फिश इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के फिश बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी सरवाइव करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है मेनी मेरीन इनवर्टिब्रेट एंड फिश सरवाइव इन ग्रेट डेप्थ। अब ज्यादा गहराई में ये पाए जाते हैं, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि समुद्र की गहराई में पाए जा रहे हैं और इनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग जितना फील करते हैं उसके 100 गुना ज्यादा होता है, 100 टाइम्स मोर प्रेशर ये समुद्र के नीचे रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर होता है। लेकिन फिर भी ये क्रश नहीं होते इतने ज्यादा प्रेशर के द्वारा, क्योंकि इनमें बायोकेमिकल एडेप्टेशंस पाया जाता है। इस प्रेशर को ये मिनिमाइज कर सकते हैं, झेल सकते हैं। ऑल दीज आर पॉसिबल ड्यू टू बायोकेमिकल एडेप्टेशंस। तो 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ लिया बायोकेमिकल एडेप्टेशंस का। एक काफी ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। एक काफी लो टेम्परेचर टॉलरेट कर रही है, दैट इज अंटार्कटिका फिश। और तीसरा है जो काफी ज्यादा 100 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर टॉलरेट कर सकता है, वो है मेरीन इनवर्टिब्रेट्स। तो ये हो गए बायोकेमिकल एडेप्टेशंस। नेक्स्ट है बिहेवियरल एडेप्टेशंस। अब जब थोड़ी ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी 15-20 दिन के बाद, तो धूप में बैठना चाहेंगे। बच्चे जिद करते थे कि बाहर क्लास लिया जाए, तो धूप में बैठना आपको अच्छा लगता है, वार्मथ फील करते हैं, गर्मी महसूस होती है। देखिए लगभग वही तरीका। और बहुत देर आप धूप में नहीं रह सकते, जब काफी तेज धूप हो जाती है तो फिर आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो और फिर से छाया में चले आते हो। इसी तरह से कुछ खास एनिमल हैं जो कि बिहेवियरल एडेप्टेशन के द्वारा सरवाइव करते हैं। देखिए डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये कैसे अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हम लोग तो नेचुरली बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, ऐसे एक सिमिलरिटीज के लिए एग्जांपल दिया ह्यूमन बीइंग का। लेकिन ये डेजर्ट लिजर्ड जो है इसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। ये पोइकिलोथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड है। तो अपना बॉडी टेम्परेचर ये कैसे कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, देखिए बाई सनबैथ, ये धूप स्नान लेते हैं। समुद्र के किनारे देखते हैं लोग पड़े रहते हैं, कहते हैं धूप स्नान ले रहे हैं। तो इस तरह से ये सन बाथ लेते हैं और जब धूप में रहते रहते इनके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है
is below comfort zone when ambient temperature increases to move to Z। कह रहा है कि इसके बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत लो हो गया है, इसके लिए असुविधा हो रही है, ऐसी कंडीशन में ये डेजर्ट लिजर्ड धूप में चले जाते हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर लो था, इसके बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया, इसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे में धूप में चला गया, बॉडी टेम्परेचर वहां रेज किया सनलाइट की मदद से, और फिर जब कंफर्टेबल हो गया तो वहां से ये शेड में चला आएगा, छाए में चला आएगा। तो ऐसा बिहेवियर इसका है जिसके द्वारा अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, सरवाइव करता है डेजर्ट लेजर्ड। सम स्पेसीज आर कैपेबल ऑफ बरोइंग, कुछ जो है बिल बनाते हैं, होल बनाते हैं जमीन के नीचे, and hide themselves to escape above ground heat। जब जमीन के नीचे चले जाते हैं तो बाहर जो ज्यादा हीट है उससे ये अपने आप को बचा लेते हैं, तो इसलिए जमीन में होल बना के उसके नीचे छुप जाते हैं। अभी देखते हैं आक्रमण से बचने के लिए जैसे बंकर बनाया जाता है और उसमें लोग छुप जाते हैं, उसी तरह से ये एनिमल्स हैं, बरोइंग एनिमल्स, जो कि बाहर टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो उससे बचने के लिए ग्राउंड के अंदर होल बना के चले जाते हैं। नेक्स्ट तरीका है बिहेवियरल एडेप्टेशन में माइग्रेशन। तो पहला देखा आपने, डेजर्ट लेजर्ड में पाया गया, सनलाइट की मदद से, सन की हीट की मदद से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा आपने देखा बरोइंग प्रोसेस के द्वारा ग्राउंड हीट से अपने आप को बचा लेता है, जमीन के अंदर छुप जाता है। और तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो क्या है, जहाँ अनकंफर्टेबल कंडीशन है, फूड अनअवेलेबल हो रहा है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया है, या रिप्रोडक्शन के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, तो इन सारे कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म उस जगह से टेम्पररली मूव करके दूसरी जगह चला जाता है जहाँ ये सारी सुविधाएं हैं। तो ये इनके बिहेवियरल एडेप्टेशन का पार्ट है, और जब फिर फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बैक हो जाते हैं अपने पुराने प्लेस पर। तो एडेप्टेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? किसी भी इंडिविजुअल का ग्रुप जो किसी एक जगह पर रह रहा है, किसी खास टाइम में रह रहा है, ये पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियंस जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इंडिया का पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडिया मीन्स ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, और इंडिया का पॉपुलेशन एक जैसा नहीं है। आप पढ़ रहे हो कि इंक्रीज करता जा रहा है, तो आज से 10 साल पहले कुछ रहा होगा, या पिछले साल का कुछ होगा, इस साल का कुछ होगा, तो इस तरह से ये वेरी करता है। तो हम कौन से पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 2010 की या 20 की या 21 में आने वाले पॉपुलेशन की? तो ये टाइम मेंटेन करना भी, मेंशन करना भी जरूरी होता है। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए दो बहुत ही जरूरी है। एक हो गया आपका ज्योग्राफिकल एरिया, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया की बात, पॉपुलेशन कहें तो कहाँ के पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं ये पता नहीं चलता, तो ज्योग्राफिकल एरिया बतलाना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद टाइम बतलाना पड़ेगा कि किस मंथ का या किस ईयर के पॉपुलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज को बिलोंग करने वाले। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल दे रहे थे इंडिया के ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन, तो सभी सैपियंस स्पेसीज को बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज इन ए ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया हमारा कंट्री है इंडिया, ज्योग्राफिकल एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। मान लीजिए हम 2020 की जनसंख्या की बात करें, पर्टिकुलर टाइम 2020 हो गया। विच शेयर और compete for same resources, अब जो भी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, और दो संभावना है, या तो हम अच्छे से शेयर कर लें उसको, या शेयर में छीना झपटी मचेगी, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा शेयर ले लेगा, लायन शेयर जिसको कहते हो। तो ये इंडिविजुअल्स या तो शेयर करेंगे रिसोर्सेज या compete करेंगे फॉर द सेम रिसोर्स,
एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, और इनमें रिप्रोडक्शन की जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार रिप्रोड्यूस करेंगे विथ ईच अदर इज कॉल्ड पॉपुलेशन. तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इंडिविजुअल at a particular geographical area at a particular time having interbreeding relationship. अब ये interbreeding relationship सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिनोट कर सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिनोट कर सकता है. अगर हम ग्रास के पॉपुलेशन की बात करें किसी फील्ड का ग्रास लैंड में, तो वो ज्योग्राफिकल एरिया उसका वो ग्रास लैंड हो गया. इस मंथ में ग्रासेस जो हैं उसकी पॉपुलेशन की बात करें, ये हमारा टाइम हो जाएगा. और ग्रासेस का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, आप पढ़े हो रनर वगैरह. तो लंबा इंटरनोड निकला और जहां नोड है वहां से रूट एराइज करेगा और एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा. तो दोनों ही केसेस इसमें इंक्लूडेड हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ. पॉपुलेशन इकोलॉजी. ये पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. ये कह रहा है पॉपुलेशन इकोलॉजी ऐसा इकोलॉजी है जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को कनेक्ट करता है. इस पर एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है. देयरफॉर पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट एरिया. तो कह रहा है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को जोड़ने का काम करता है, ये लिंकर से लिंक करने वाला, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट एरिया है. एट पॉपुलेशन लेवल नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट्स. अब हम लोग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन से भी हम लोग परिचित हैं. तो कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पे होता है? तो वो पॉपुलेशन लेवल है जहां डिजायर्ड ट्रेट्स का इवोल्यूशन हो रहा है. नेक्स्ट में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंसिटी हिंदी में घनत्व जिसको कहते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे, कैसे डेंसिटी निकालेंगे, क्या है डेंसिटी, ये सारी बातें देखेंगे हम लोग. इट इज मेजर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया. कोई भी यूनिट एरिया लिए और उसमें इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो इंडिकेट कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी को. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया को ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे. परसेंटेज कवर और बायोमास इज मीनिंगफुल मेजर. अब पॉपुलेशन डेंसिटी में आपने देखा कि हम एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं होगी, ये लागू नहीं होगा. सेकंड पॉइंट पर जब हम आएंगे तो यहाँ हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं देखना है, यहाँ हमें देखना है कि परसेंटेज कवरेज क्या है. परसेंट कवर यानी कितना ज्यादा एरिया कवर किया गया है किसी प्लांट के द्वारा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या उसका बायोमास कितना ज्यादा है. इसके एग्जाम्पल में लेते हैं पार्थेनियम प्लांट या गाजर घास, पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना. तो ये एक वीड है और छोटा छोटा पौधा होता है, हर्ब्स हैं. तो 200 पार्थेनियम प्लांट एक फील्ड में पाया जा रहा है. ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है. 1 मीटर स्क्वायर में तो बरगद पेड़ आएगा नहीं. 200 कोई सब एरिया होगा, उसमें 200 पार्थेनियम प्लांट्स पाए जा रहे हैं और उसी फील्ड में एक ही बनियन ट्री है, बड़ा सा होगा वो. तो अब यहाँ अगर देखें पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर एरिया में पार्थेनियम आगे रहेगा. 200 इसकी संख्या है और बनियन ट्री बेचारा अकेला है. तो अगर इस आधार पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी कंसीडर करें तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा कहने का मतलब. इसलिए कि एक बनियन ट्री से ढेर सारे फायदे मिलते हैं, कुछ मेडिसिन तैयार होंगे, ये इतना छाया दे रहा है, इसके जो फ्रूट्स हैं उस पर ढेर सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं उससे नेक्टार
लेता है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, तो बहुत तरह से फायदा है। बर्ड्स का घोंसला इस पर होगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स वहां ग्रो कर रहे होंगे, तो बहुत इकोलॉजिकली बेनिफिट देने वाला है ये बनियन ट्री, भले ही अकेला है। तो ऐसी कंडीशन अगर है, ऐसे केसेस अगर हैं, तो इसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें हमें देखना होगा कि कितना परसेंट एरिया कौन कवर कर रहा है, और इसमें बनियन ट्री आगे हो जाएगा। या बायोमास देखना होगा कितना बड़ा है ये बनियन ट्री, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल है। तो ऐसे केसेस में हम बनियन ट्री को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इसलिए हमें परसेंटेज कवरेज या बायोमास को कंसीडर करना पड़ेगा। ये हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगा, ना कि पेड़ की संख्या कि 200 पार्थेनियम का ट्री वहां पे ये प्लांट्स हैं और एक ही बनियन ट्री है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा है रिलेटिव डेंसिटी। अब आपको अगर कोई कहे कि एक तालाब में कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी फिश का, जाके पता करके आओ, तो ये काम बहुत ही मुश्किल होगा। मछलियां जल के अंदर हैं, कैसे उसको निकाल के एक एक करके काउंट करेंगे, और क्या गारंटी है कि सबकी सब मछलियां हमने काउंट कर लिया, और बिना निकाले भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया लागू नहीं होगा। ऐसे केसेस में बैठ के हमें मछली गिनने की आवश्यकता नहीं है, बिना गिने हम उसका पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे, वो टाइम टेकिंग और मीनिंगलेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर बिना काउंट किए ही हमें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है, और इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। एक्चुअल डेंसिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी। इसमें क्या करेंगे, फिश को ट्रैप करने वाला नेट डालेंगे, और उस नेट में पर ट्रैप मछली की संख्या ज्यादा है या कम है, उससे हमें पता चल जाएगा कि पॉन्ड में उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है या कम है। अगर पर ट्रैप मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, दिख रहा है बिना गिने दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मछलियां आ रही हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। और देख रहे हैं पर ट्रैप बहुत ही कम आ रहा है, जितनी बार ट्रैप डाल रहे हैं बहुत ही कम मछलियां आ रही हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा। तो इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है टाइगर सेंसस। आपसे कहा जाए, अब प्रोजेक्ट तरह तरह के दिए जाते हैं आपको, उसमें से एक प्रोजेक्ट अगर हो कि जंगल में जाके टाइगर को गिनना है, तो हो सकता है टाइगर को आप गिन पाए उसके पहले वो आपको गिन लेगा। लेकिन आपको काम मिला है तो आपको जाना है और अपनी रक्षा भी करनी है, तो क्या करना है, टाइगर को गिनने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बराबर पूछता है आपसे, तो टाइगर की संख्या कैसे काउंट करेंगे, टाइगर सेंसस। तो इसमें नेशनल पार्क में गए या टाइगर रिजर्व्स में गए, और वहां हमने देखा कि टाइगर के फुटप्रिंट्स की संख्या कितनी ज्यादा है या कम है, या फिर उसका जो एक्सक्रीटा है, फीकल पिलेट जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा कम है या ज्यादा है। तो इस दोनों क्राइटेरिया के आधार पर हम टाइगर की काउंटिंग करेंगे, ना कि एक्चुअल टाइगर को गिनना है। उसके फीकल पिलेट्स को देखना है यानी एक्सक्रीटा को, या फिर उसके पग मार्क्स, यहाँ टर्म यूज किया गया है, फुटप्रिंट्स, उसके पैर के निशान। तो ये पग मार्क्स और फीकल पिलेट आप समझ गए। एज पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स। अब पिरामिड की बात करते हैं। एज पिरामिड से पॉपुलेशन अगर है, किसी भी कहीं के भी पॉपुलेशन की बात करें, सपोज हम बस्ती के पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वहां की जब पॉपुलेशन को काउंट, वहां की पॉपुलेशन को जब काउंट किया जाएगा, तो वहां छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, एडोलेसेंट एज वाले तक, उसके बाद एडल्ट लोग भी होंगे, ठीक है। तो यंग एज वाले में मान लीजिए आप खुद सारे स्टूडेंट्स हो गए, यानी या आपके जैसे बच्चे जो भी हैं, और एडल्ट वाले में सबके मदर फादर हो गए, उनके भी मदर फादर जिंदा हो सकते हैं, है ना, दादा दादी। तो 3 कैटेगरी में बांटेंगे एज के हिसाब से पॉपुलेशन को। एक प्री रिप्रोडक्टिव,
जो एडल्ट वाले हैं वो रिप्रोडक्टिव कैटेगरी में आएंगे, उनसे कम एज वाले प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आएंगे। तो 3 ग्रुप में इसको बांटा गया और यही एज पिरामिड बनाएगा। एज पिरामिड आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये 3 तरह के होंगे, किस आधार पर उसको देखेंगे। तो पहला है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग की पहचान क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो हमेशा कम ही होगा। अब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव को कंपेयर करके अलग अलग नाम हमने दिया। तो एक्सपेंडिंग नाम से ही पता चल रहा है ये फैलने वाला है, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एज पिरामिड ये इंडिकेट कर रहा है। तो कैसे इंडिकेट कर रहा है? तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा संख्या में हैं। दूसरा है स्टेबल, यानी स्थिर है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसमें क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही बराबर हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और डिक्लाइनिंग में क्या हो जाएगा? आप खुद समझ गए होंगे अभी तक, प्री रिप्रोडक्टिव वाले की संख्या रिप्रोडक्टिव वाले से कम होगी। तो इससे पता चलता है कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है या स्टेबल है, अपनी जगह पर स्थिर है, या डिक्लाइन हो रहा है यानी घट रहा है। उसी को यहाँ ये देखिए एज पिरामिड यही है, 3 भाग में बांटा गया, 3 दिखाए हैं। ये देखिए एक्सपेंडिंग वाला है, तो इसमें 3 एज वाले होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव, ये बच्चे वगैरह जो हैं पॉपुलेशन में। रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन करने वाले एज ग्रुप में जो हैं, और जो रिप्रोडक्शन वाले एज ग्रुप के बाद वाले हैं, यानी बुजुर्ग बूढ़े लोग। तो ये 3 कैटेगरी, 3 एज ग्रुप हो गया। और इसमें आप देख रहे हो कि ये नीचे वाला कलर ज्यादा बड़ा है, इस ब्लू वाले से ये कलर ज्यादा दूर तक आया है, तो ये बड़ा है। तो प्री रिप्रोडक्टिव बड़ा है, मीन्स एक्सपेंडिंग टाइप का है। इस वाले में देखिए ये रिप्रोडक्टिव वाले जितने बड़े हैं उतने ही बड़े ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी हैं। तो स्टेबल है, जनसंख्या वृद्धि ना तो हो रही है ना ही कमी हो रही है। और इस तीसरे वाले में क्या देख रहे हैं? रिप्रोडक्टिव वाले से भी छोटा प्री रिप्रोडक्टिव वाला है, यानी जनसंख्या कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। हम दो हमारे एक वाले हैं ये। तो एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन आपने देख लिया। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉपुलेशन ग्रोथ, natality, number of birth in a given period is added in a population। किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ अगर हो रहा है तो गिवन पीरियड, अगर मान लीजिए हम 1 साल का टाइम कंसिडर किए, तो उस साल में न्यू बॉर्न बेबी कितना बढ़ा, उसकी संख्या कितनी बढ़ी, उसको कंसिडर करेंगे। तो गिवन पीरियड हमारा यहाँ 1 ईयर हो गया। हो सकता है हम पर वीक कंसिडर करें, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम ड्यूरेशन हमने लिया है और उस ड्यूरेशन के अंदर कितना न्यू प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। नेक्स्ट है इमाइग्रेशन। तो नेटेलिटी से देखा आपने, अगर बर्थ होता है किसी पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। इमाइग्रेशन, किसी दूसरे पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स किसी और पॉपुलेशन में चले आए, तो जिस पॉपुलेशन में आए यानी ऐड हुए, वहां के लिए ये इमाइग्रेशन हो गया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज हैव कम फ्रॉम डिफरेंट हैबिटेट अंडर टाइम कंसिडर्ड। अभी बतला रहे थे कि मान लीजिए 1 साल का टाइम लिए, साल भर में दूसरे दूसरे जगह से, दूसरे हैबिटेट से कितने इंडिविजुअल्स आ गए, वो इमाइग्रेशन के तहत आए, और इससे क्या होगा, इस पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा। ठीक नेटेलिटी के अगेंस्ट, अपोजिट कह सकते हो आप, मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर जिसको कहते हैं। तो डेथ रेट को कंसिडर कर रहे हैं, साल भर के अंदर कितना डेथ हो गया, पॉपुलेशन में उतना माइनस हो जाएगा।
तो मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो नंबर ऑफ डेथ इन ए गिवन पीरियड रिमूव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन, तो मर गया यानी पॉपुलेशन से रिमूव हो गया। फिर है ई माइग्रेशन। जब इमाइग्रेशन की बात कर रहे थे तो कहीं दूसरी जगह से, दूसरे पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स चले आए थे जिस पॉपुलेशन में, उसमें इमाइग्रेशन कहलाया, यानी संख्या बढ़ गई थी इंडिविजुअल की। लेकिन जहां से ये आए थे वहां तो संख्या कम हो गई, वहां के लिए केस हो जाएगा इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मीन्स लेस हो गया इंडिविजुअल वहां, तो मॉर्टेलिटी में भी लेस हो गया, इंडिविजुअल मर गया, और ई माइग्रेशन में भी लेस हो गया, वहां से उस पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं और चला गया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज वेंट टू अनदर हैबिटेट अंडर टाइम कंसिडरेशन। तो जो टाइम कंसिडरेशन मान लीजिए हमने 1 साल लिया था, तो 1 साल के अंदर नए कितने इंडिविजुअल का जन्म हो गया या नए कितने इंडिविजुअल दूसरी जगह से आ गए, दोनों ही केसेस में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। 1 साल के अंदर कितने मर गए उतना डिक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन में, या कितने उस पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं और चले गए वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको प्लस से दिखाएंगे, तो नेटालिटी वाला केस प्लस का हो गया, इमाइग्रेशन प्लस का हो गया, और ये नीचे दोनों वाले माइनस हो गए, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। अब n पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाता है टाइम t में, t+1 टाइम हो गया, शुरू का टाइम 0 हुआ और ये +1 हो गया, जितने समय के बाद हम कंसीडर कर रहे हैं। तो टाइम t यानी शुरू में कितना था पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों प्लस वाले को एक साथ ले लेंगे। नेटेलिटी के लिए बोले थे प्लस है, इमाइग्रेशन के लिए प्लस है, तो दोनों को एक साथ प्लस कर लेंगे, b + i। बी यानी बर्थ यानी नेटालिटी के लिए है, और आई फॉर इमाइग्रेशन है, ठीक है। ठीक उसी तरह से उसमें से घटा किसको देंगे, माइनस कर दिया, डी मॉर्टेलिटी के लिए डेथ लिखे हैं डी, और ई माइग्रेशन के लिए ई, तो डी + ई को डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा हो गया NT+1 इज इक्वल टू NT + B + I - D + E। तो ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसको ग्राफ के रूप में हम प्लॉट करते हैं, और ये 2 तरह का ग्रोथ मॉडल पढ़ना है। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें ग्राफ जे के आकार का होगा, कैपिटल जे जैसे लिखते हैं उस शेप का ग्राफ आएगा, और ये ग्रोथ मॉडल उसी कंडीशन में पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा, जबकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों। लेकिन आपको पता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, इसलिए इसको एक तरह से आप काल्पनिक कह सकते हो, रियलिस्टिक नहीं है ये। तो ग्राफ इज जे शेप्ड, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो इस तरह का ग्रोथ मॉडल तभी मिल सकता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारा, dN/dt इज इक्वल टू B - D इंटू N। ये स्टार जो है इंटू के लिए हमने दिया है, ठीक है। तो dN
बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी। बी माइनस डी अभी याद है, बी बर्थ के लिए लिए थे, डी डेथ के लिए लिए थे, ठीक है। तो b माइनस डी इंटू एन। फिर b माइनस डी के लिए हम r यूज अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, dn बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर r लिख देंगे, इंटू n। तो वही यहाँ पर किया, b माइनस डी इज इक्वल टू r ले लिया गया, और dn बाई डी टी ये वाला इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे r रख दिए, और ये n तो है ही, तो r इंटू n। तो जैसा कि बतलाया, ये कोई बहुत महत्व का नहीं है हमारे लिए, ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हमारे सबसे काम का और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ग्राफ इसमें एस शेप का आएगा और रिसोर्सेज इसमें लिमिटेड होंगे। इसकी विशेषता यही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड, सो दिस मॉडल इज सेड टू बी मोर रियलिस्टिक। तो वास्तविकता क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, और ये ग्राफ लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर किस तरह का ग्रोथ होगा उसको शो करता है। इसको एस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मॉइड कर्व भी इसको आप कह सकते हो, एस शेप के लिए सिग्मॉइड टर्म यूज करते हैं। ये एस फेज जो है इसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहला है लैग फेज, ये स्लो होता है, इनिशियल स्टेज है। इसके बाद रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में इसको मिल रहे हैं, फास्ट ग्रोथ होगा, वो एक्सिलरेशन पढ़े हैं फिजिक्स में, तो वही सेंस है यहाँ, एक्सिलरेशन फेज हो जाएगा, यानी फास्ट ग्रोथ होगा। और बाद में जैसे जैसे रिसोर्सेज यूटिलाइज होने लगेगा, फिर रिसोर्सेज की कमी पड़ेगी और फिर ग्रोथ रेट कम होने लगेगा, तो उसको डिसिलरेशन कह रहे हैं। तो 3 पार्ट हो गया, लैग फेज यानी शुरू का धीरे धीरे ग्रोथ होने वाला, फिर एक्सिलरेशन एक्सिलरेटेड ग्रोथ है, और फिर डिसेलरेशन स्लो ग्रोथ हो गया, और स्लो होते होते बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही हो गया एसिम्पटोट। तो आपकी बुक में संभवतः 3 ही दिया हुआ है। ये फॉर्मूला इसके लिए है, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, dn अपॉन dt, अभी उसमें भी पढ़े ही यहाँ पर, है ना, dn अपॉन dt, तो वही चीज यहाँ भी है। और आपने पढ़ा rn, है ना, ये वाला देखिए, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, एक्सपोनेंशियल के लिए जो पढ़े, तो वही फॉर्मूला लगभग यहाँ पर है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। एक्स्ट्रा में क्या है, k माइनस n अपॉन k माइनस n ऊपर है और नीचे डिवाइडेड बाई k, तो ये एक्स्ट्रा में आ गया आपका k माइनस n अपॉन k। ये k क्या है इसको भी देखेंगे हम लोग। k कैरिंग कैपेसिटी को कहते हैं। आप सबकी क्षमता अलग अलग है। अगर आपको लोड उठाने के लिए कहा जाए तो कोई 25 केजी आराम से उठा सकता है, कोई 10 केजी उठा सकता है, कोई 5 केजी में ही परेशान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं उठा पा रहा है उससे ज्यादा। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इसी तरह से कैरी करने की क्षमता है, कह सकते हो लोड कैरी करने की, तो ये वैरी करता है। इसी तरह से हैबिटेट टू हैबिटेट कितने ऑर्गेनिज्म का अच्छी तरह से डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, वो उस हैबिटेट का कैरिंग कैपेसिटी है। जितनी कैरिंग कैपेसिटी है, अगर उतने ही इंडिविजुअल उस हैबिटेट में होंगे तो सबका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा, मान लीजिए आपके कैरी करने की क्षमता 25 केजी है और आपके ऊपर 35 केजी डाल दिया गया, तो हो सकता है आप उस लोड को लेके खड़े भी ना रह पाए, नहीं संभाल पाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ होगी, किसी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उतने के अंदर अगर इंडिविजुअल्स वहां हैं
तो अच्छे से वो ग्रो और डेवलप करेंगे, लेकिन उसकी क्षमता कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा इंडिविजुअल्स अगर आ जाएंगे तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हैम्पर होगा। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? रिसोर्सेज ए हैबिटेट कैन सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो किसी हैबिटेट में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कितनी ज्यादा संख्या, ज्यादा से ज्यादा कितने इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकते हैं, कितने के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं। रिसोर्सेज ए हैबिटेट कैन सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पेसीज। समझ गए? किसी भी स्पेसीज के कितने इंडिविजुअल को रिसोर्सेज पर्याप्त रूप से अवेलेबल हो सकते हैं। बियॉन्ड विच ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। और उस कैपेसिटी की क्षमता, उस रिसोर्सेज जितनी क्षमता है उस रिसोर्सेज से ज्यादा, उस क्षमता से ज्यादा अगर इंडिविजुअल्स वहां हैं तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा इंडिविजुअल का। तो यही हो गया कैरिंग कैपेसिटी, और उसी को इस फॉर्मूला में दिखाया गया है। Rn तो पहले से था ही हमारा इस फॉर्मूले में। उसके अलावे लॉजिस्टिक ग्रोथ का अगर मॉडल है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस एन अपॉन के से। तो n पॉपुलेशन डेंसिटी जान ही रहे हो। ये R जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहलाता है। R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये भी बराबर पूछता है, ये नाम आपको याद रखना है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और कैरिंग कैपेसिटी का डिफिनीशन याद कर लेना है, n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ये ग्राफ बहुत अच्छा हम नहीं बना पाए हैं, आपको समझने के लिए हम प्रयास किए हैं। तो यहाँ दो ग्राफ है हमारा। ये पहला वाला देखिए, यहाँ हम पेन से प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर आपके लिए। क्या हो गया? इस तरह से देखिए, लगभग जे के आकार का ये ग्राफ जा रहा है, दिस वन। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला है। कब? जबकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों हैबिटेट में अवेलेबल। तो यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में लिख दिए इसलिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज। और इसका फॉर्मूला आपका हो रहा था dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। b माइनस डी जो था उसके लिए r लिया था आपने, तो rn। और दूसरा वाला जो है ये रफली s के आकार का है। रफली आप देख रहे हैं एस के आकार का है, ऐसे लिखा हुआ एस के टाइप से। और इस लेयर पर आकर के ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, यही एसिम्पटोट है। तो ये शुरू का स्टेज लैग फेज था, और ये बीच का एक्सिलरेटेड फेज है, फिर ये डिसिलरेटेड है, और फिर जहां ये पैरेलल आ गया ये एसिम्पटोट था। और ये लाइनिंग आप देख रहे हो यहाँ पर डॉट 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 हमने जो दिखा रखा है लाइनिंग, ये कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी वहीं तक ग्रोथ मॉडल आके रुक गया। तो ये लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक क्यों है? कि एक्चुअल में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसी को यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ लॉजिस्टिक वाले में लिमिटेड रिसोर्स लिखा हुआ है, और इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा dn माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। और बतलाए थे कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं k माइनस n अपॉन k से। इसको ऐसे k दिखाना है आपको, ठीक है, k माइनस n अपॉन k। ये इस टाइप से लिखाएगा, मुझे लिखने में नहीं बना इसलिए ऐसे किया गया है ऐसे। तो ये ग्रोथ मॉडल हो गया आपका
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जे शेप्ड है जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फॉर्मूला हो गया dn/dt इज इक्वल टू Rn। दूसरा आपका लॉजिस्टिक है जब ग्रोथ रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसका फॉर्मूला यही रह जाएगा dn-dt इज इक्वल टू Rn और उसी में मल्टीप्लाई कर देना है k माइनस n डिवाइडेड बाय k, जो कि यहाँ किया हुआ है। ये भी बहुत इजी और बहुत सिंपल है। डिफरेंस पूछता है आपसे, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही पॉपुलेशन बनाता है, फिर भी दोनों में डिफरेंस पाए जाते हैं। पॉइंट वाइज हमने दिखाने की कोशिश की है। किसी भी व्यक्ति का या तो बर्थ होगा या उसका डेथ होगा, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ या डेथ नहीं होगा। पॉपुलेशन के लिए बर्थ रेट होगा। अभी आपने पढ़ा कि साल भर में कितना पैदा हो रहा है, पर ईयर वो बर्थ रेट हो जाएगा उसका, या पर वीक क्या है बर्थ रेट। उसी तरह से पर ईयर कितना डेथ किया पॉपुलेशन में से, तो उसका डेथ रेट होगा, डेथ या बर्थ नहीं होगा पॉपुलेशन के लिए। तो ये दो डिफरेंस हो गया। फिर अगर किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो जनरली इंडिविजुअल या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन पॉपुलेशन मेल या फीमेल नहीं होगा। पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो की बात करेंगे। मान लीजिए मेल और फीमेल किसी पॉपुलेशन की चर्चा अगर करें तो कहेंगे मान लीजिए कि 60% मेल है और 40% फीमेल है, या जो भी, तो ये रेशियो बतला रहा है। तो सेक्स रेशियो पॉपुलेशन का होगा, जबकि किसी इंडिविजुअल का सेक्स होगा, वो मेल या फीमेल इंडिविजुअल होंगे। इसके बाद एज ग्रुप, किसी भी इंडिविजुअल का कोई एक ही एज होगा, या तो वो बच्चा होगा या एडल्ट होगा या ओल्ड एज वाला होगा, लेकिन पॉपुलेशन में आपने पढ़ा तीनों ही एज एक साथ होंगे। पॉपुलेशन में बच्चा भी होगा, एडल्ट भी होगा और बूढ़ा भी होगा। तो डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स इसमें पाए जाएंगे। लास्ट डिफरेंस है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो किसी भी इंडिविजुअल के ग्रुप को आप पॉपुलेशन कहते हो, ये पॉपुलेशन का निर्माण कर सकता है। और पॉपुलेशन जो है उसका डेंसिटी अभी आपने निकाला दो तरीके से, या डिफरेंट तरीके से, दो ग्राफ प्लॉट किया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक बात और पूछना था बच्चों, तो कल 8 बजे